मैं बचपन से अपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते हुए देख रहा हूँ। पहले से भी थे मारने पीटने में, वो मेरी मम्मी को मारने लगे। मेरा भी उन पे एक हाथ उठ गया। बाप के भीतर क्या है वो एक बार को बेटी को पता चल सकता है और बेटी के सामने वो हो सकता है प्रकट भी कर दे, पर बेटे के साथ तो बाप का 36 का ही आंकड़ा रहना है। मजाल है कि एक बार बेटा जवान हो जाए उसके बाद वो बाप से दिल खोलकर बात कर सके। मजाल है। जिनको तुम अपना कहते हो ना उनको तुम बिल्कुल नहीं देखते। ग्यारहों को तो फिर भी देख लेते हो, अपनों को तो जरा नहीं देखते, और जिसको जरा भी नहीं देख रहे उसके बारे में जानोगे क्या। पुरुषों को तो मतलब ऐसा बना दिया है कि उनको किसी तरह के स्नेह की स्पर्श की जरूरत ही नहीं होती। पति के मर जाने के बाद भी जो औसत महिला होती है वो 5 से 8 साल और जीती है, लेकिन अगर पत्नी मर गई है तो औसत पति बस 1 से 3 साल में मर जाता है। हाँ, यही जब तक पत्नी जिंदा थी तो उससे वो 2 बातें ढंग की न कर पाया होगा। गाली थोड़ी देने जा रहे हो, गले लगाने जा रहे हो ना, तो क्या संकोच है? कौन सी आई थी जिसमें जादू की झप्पी थी? तू हमेशा माँ को जप्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम है। मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2 महीने से गीता सत्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ एक समस्या है आचार्य जी। मैं बचपन से अपने मम्मी पापा को लड़ते झगड़ते हुए देख रहा हूँ। इस समय मेरी उम्र 49 ईयर्स की हो गई है, और आज मेरे पिताजी की एज 75 साल और मम्मी की एज 70 साल करीब है। अभी पिछले वीक एक घटना घटी जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। वो आज भी इतनी उम्र के बाद भी अभी भी लड़ते रहते हैं। और एक दिन अभी पिछले हफ्ते उनमें इतनी लड़ाई हो गई, कुछ छोट और बहुत छोटी छोटी बातें रहती हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं रहती, बहुत अगर आप उसको समझे तो बहुत वो होता है कि क्या है ये भी कोई लड़ाई की बातें हो सकती हैं। और मेरे पिताजी जो पहले से भी थे मारने पीटने में, वो मेरी मम्मी को मारने लगे। और वो मैं उनको इतना समझाने की कोशिश किया, उनको हटाने की कोशिश किया कि पिताजी मत करिए, अब तो ये ऐसी इतनी उम्र में भी ये सब चीजें, वो नहीं मानने को तैयार थे। तो पता नहीं मेरे को उनको रोकने के लिए मेरा भी उन पे एक हाथ उठ गया। और मेरा हाथ उठना था, उसके बाद वो शांत हो गए और मेरे को उल्टा सीधा बोलने लगे। और इतना ही नहीं, मतलब जिन मम्मी के लिए मैं ये कर रहा था, वो मम्मी मुझे बोलने लगी कि तुम कैसे बेटे हो कि तुमने अपने पिताजी पे हाथ उठा दिया। और उसके बाद से एक हफ्ते से ना मैं पिताजी से ढंग से बात कर पा रहा हूँ, ना मम्मी से बात कर पा रहा हूँ। वो मुझसे नाराज हैं। और इवन मेरे 2 भाई और हैं, वो भी, उनको भी ये सब बताया है तो वो भी आए, क्योंकि यहीं रहते हैं मम्मी पापा। तो वो भी मुझे, सभी लोग मुझे बोलने लगे कि तुम कैसे लड़के हो, बोले क्या तुम धर्म धर्म की बातें करते रहते हो और तुम अपने पिताजी पे हाथ उठाए हो। तो मैं उस दिन से बिल्कुल ग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूं समझ नहीं पा रहा हूँ। आचार्य जी, कृपया कुछ समाधान करें कि मुझे ऐसा करना था या नहीं करना था। मतलब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन ये था कि उसके बाद उनका मारना शांत हो गया। मतलब वो नहीं मार रहे थे उसके बाद, फिर शांत हो गए उसके बाद। अतीत में कुछ हुआ था, उसका समाधान कभी ये नहीं होता कि मुझे वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अतीत में जो हुआ उसी के कारण आप आज जो हैं वो हैं, चाहे वो 5 दिन पहले का अतीत हो चाहे 5 दशक पहले का अतीत हो। अतीत में जो कुछ हुआ है उसी के कारण आप जैसे आज हैं वैसे हैं। और जैसे आप हैं यही वो व्यक्ति है जो अतीत को देख के कह रहा है गलत हुआ। अब मान लीजिए अतीत में कुछ और हुआ होता तो आप वो व्यक्ति ही नहीं होते जो आप आज हैं, तो फिर ये सवाल भी नहीं होता कि क्या गलत हुआ। तो अतीत में जो हुआ उसी के कारण तो आप आज ऐसे हैं ना। अब पीछे देख के कहना कि सही हुआ कि गलत हुआ, बदल सकते हो क्या? कैसे बदल सकते हो? जो आप आज खड़े हो, जब यही नहीं बदल सकता तो अतीत क्या बदलेगा? उसका परिणाम तो सामने खड़ा है, अतीत कहीं चला थोड़ी जाता है। तो वो सब छोड़िए कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अब कर दिया तो कर दिया, अब क्या बताऊं, हो गया। कहावत है कि
जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो बाप बेटा फिर दोस्त हो जाते हैं। अब 50 का पुत्र 75 का पिता, ये तो सन्यास और वानप्रस्थ आपस में गले मिल रहे हैं। तो इसमें क्या ये सोचना कि कौन पुत्र है कौन पिता है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। दो दोस्त है, धौल धप्पा चलता रहता है, किसी ने किसी को लगा दिया, इसमें ऐसी क्या बात है, गिलानी की क्या, इसमें कुछ भी नहीं। फिर हमारा तो कथाओं का देश है। हम्म माँ गौरी बोल गई थी कि बेटा गणेश, हाँ, हम नहा रहे हैं, कोई नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा तो फिर पिता से भी भिड़ गए। फिर भले उसके लिए वहां पिता ने हाथ उठा दिया, ऐसा हाथ उठा दिया कि गर्दन ही काट दी। तो ये सब तो हमारे यहाँ चलता रहता है। माँ की खातिर बाप बेटे में तनातनी लगी रहती है, ये कोई आज की बात थोड़ी है। कुल मिलाकर के देखिए, दिक्कत ये है कि हमारे जो संबंध होते हैं ना, वो स्वस्थ होते हैं, न खुले होते हैं, न आज़ाद होते हैं। हमारे पास संबंधों का एक ब्लूप्रिंट होता है। अब मैं मूल समस्या की बात कर रहा हूं। आपके पास संबंधों का पहले से खिंचा हुआ एक खाका होता है, द मैनुअल ऑफ आइडियल रिलेशनशिप्स, आदर्श संबंधों की निर्देशिका। आप पैदा होते नहीं हो कि आपको बता दिया जाता है कि ऐसे रिश्ते होने चाहिए। ये दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक का नाम है बाप, एक का नाम है बेटा, और ये आपस में इस तरीके से बात करेंगे। प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाता है, टीसीपी/आईपी तय, कि तुम दोनों आपस में ऐसे बात करोगे। तो कौन सी आज़ादी है फिर इसमें, अगर पहले ही बता दिया गया है कि इसका आपस का रिश्ता ये होगा, और रिश्ता दोनों का आपस में ये है कि तुम इसे कूट सकते हो, तुम इसे नहीं कूट सकते हो। इस्मत चुगताई का नाम सुना होगा आपने, उनकी लिहाफ खासकर बड़ी प्रसिद्ध कृति है, और बड़ी बेबाक और विद्रोही लेखिका थी। तो उनसे पूछा गया उनके बचपन के बारे में, आज ही देख रहा था। बोली देखिए, हिंदुस्तान में ये होता है कि घर का जो बच्चा होता है उसको कूटने के बारे में एक नियम होता है, अलिखित नियम। नियम ये होता है कि तुम उसे तब तक कूट सकते हो जब तक वो तुम्हें ना कूटने लग जाए। बोली मैं जरा तेज तर्रार थी, मुझे ये नियम जल्दी समझ में आ गया। तो 7 ही 8 की बरस से मैं ऐसी हो गई कि जब मुझे कोई कूटने लगता था तो मैं ऐसा धमाल मचाती थी, ऐसा चिल्लाती थी, ऐसा कूदती थी कि लोग मुझे कूटने से परहेज करने लगे। वो भी यही कह रही है कि एक नियम चल रहा है ये, कि कुटाई तो हो सकती है पर एक ही तरफ से, किधर से, कि जो बड़ा वाला छोटे को कूट देगा। हम ये नहीं कह रहे कि छोटा वाला भी बड़े को कूट दे, हम बात ये कर रहे हैं कि आपके पास एक ब्लूप्रिंट दे रखा है किसी ने, ऐसे चलना ऐसे चलना ऐसे चलना। आपको जो अफसोस, जो दुख भी हो रहा है, वो ये थोड़ी है कि आप कह रहे हो कि अज्ञान में कुछ हो गया। आपको जो अफसोस हो रहा है वो भी ये हो रहा है कि कहीं मैंने पुत्र धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर दिया, कहीं मैं परंपरा का दोषी तो नहीं हो गया। आपको ये दुख हो रहा है। तो ये दोष तो बाद में लगेगा कि आपने परंपरा तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी। पहले तो दोष ये लगेगा कि 50 साल तक रिश्ता लेके कैसा चल रहे थे। परंपरा अगर तोड़ी भी है तो 50वें साल में तोड़ी है। 50 साल तक कैसा रिश्ता चला रहे थे पिता से, वैसा ही जैसा पिताजी और दादाजी का था, दादाजी और परदादाजी का था। क्योंकि यही तो हमें बताया गया है, रिश्तों की रूपरेखा पहले ही तय होती है ना, एकदम तय होती है।
रिश्तों की रूपरेखा इस हद तक तय होती है। मैं आपको एक बताता हूं। मैं गया हुआ था अपने ननिहाल, वहां से सामने से दो व्यक्ति चले आ रहे थे। तो वो बोलते हैं कि, और दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, कह पाना उम्र का कोई इतने अंतर नहीं पता चल रहा था। तो वो बोलते हैं कि, एक बोलते साला आ रहा है। तो क्यों गाली दे रहे हो? गाली नहीं दे रहे हैं, इसमें से वो जो है ना वो उसका साला है। बोले कैसे पता चला? बोले चाल से पता चल गया। न नाम पता, न वहाँ उनके चेहरों पे कुछ लिखा हुआ है, पर ये दो व्यक्ति आपस में जिस तरह से व्यवहार करते हुए आ रहे हैं, इनकी चाल जैसी है। कैसे एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा अकड़ के और थोड़ा आगे चल रहा है, एक है जो थोड़ा सा पीछे चल रहा है दब के। उसी से पता चल रहा है कि एक दामाद जी है और एक साला भाई साहब है। आप कुछ ना जानते हो तो भी इंसान को देख के बता देंगे कि ये कौन से एल्गोरिदम का पालन किया जा रहा है। आप बात कर रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी मिले और एक जवान आदमी मिले, आप देखें अपने सामने ये नज़ारा, और अचानक बूढ़ा आदमी झुक करके जवान आदमी के पांव छू ले, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि राजा जनक मुनि अष्टावक्र से मिले हैं, तो जो वृद्ध है वो युवा के पांव छू रहा है। क्या इसका ये अर्थ है? बोलो। नहीं, इसका अर्थ बोलो फिर क्या है, जल्दी बताओ। ससुर जी मिले हैं दामाद जी से, क्या आपके यहाँ नहीं होता ये दामाद जी की चरण स्पर्श करने का काम? वो तो वो देखा, मध्य प्रदेश बता दिया तुरंत। नहीं तो ये बात कितनी बेतुकी लगती कि एक बूढ़ा आदमी एक जवान आदमी के पांव छू रहा है। अभी तो या तो अष्टावक्र हो तो छू लो पांव, वो तो है नहीं, तो क्यों छू रहे हो? क्योंकि एल्गोरिदम है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ऐसा करना हो तो आपको भी यही बुरा लग रहा है कि बाप को पीटना नहीं होता है और मैंने पीट दिया। इससे अधिक कोई आपको आत्मबोध थोड़ी हो गया है? कोई आपको ये थोड़ी लग रहा है कि मनुष्य होने के नाते मैंने एक दूसरे मनुष्य के साथ हिंसा कर दी, ये ग्लानि की बात है? ऐसा थोड़ी हो रहा है। आपको अफसोस बस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को वायलेट करने का है कि मैंने संबंधों की निर्देशिका का उल्लंघन क्यों कर दिया। आपको बस इस बात का, तो मैं कह रहा हूं अफसोस इसका नहीं होना चाहिए कि उल्लंघन क्यों कर दिया। प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि इतने दिनों तक उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर चल क्यों रहे थे? न बाप बेटे को जान पाता, न बेटा बाप से कोई रिश्ता बना पाता, क्योंकि दोनों बस किरदारों को जी रहे हैं। वो बाप का किरदार निभा रहा है, वो बेटे का, और कोई किरदार कभी दूसरे किरदार को नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। व्यक्ति व्यक्ति को जान सकता है, किरदार किरदार को जान सकता है क्या? आप नाटक में अभिनय कर रहे हो, एक आपका किरदार है, आपको एक बगल वाले का किरदार है। हो सकता है कि आप वो जो दूसरा अभिनेता है उसको जानते हो, लेकिन जो आपका किरदार है क्या उसी किरदार को जान सकता है? बोलो। संजीव कुमार अमजद खान को जान सकते हैं, पर क्या ठाकुर गब्बर को जान सकता है? बताओ क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि ठाकुर कुछ है ही नहीं। ठाकुर तो कलम का गुलाम है, लेखक स्क्रिप्ट राइटर की कलम का गुलाम है ठाकुर। ठाकुर के पास अपनी कोई चेतना ही नहीं है, ठाकुर कोई है ही नहीं। इसी तरह से गब्बर भी कोई है ही नहीं, गब्बर तो गढ़ा गया है। इसी तरह से हमारे यहाँ हर इंसान गढ़ा जाता है, उसकी अपनी कोई चेतना विकसित ही होने दी जाती। सब किरदार अदा कर रहे हैं। आप पति बन जाते हैं, आपके भाई किरदार आ जाता है, मुझे इससे इस तरह से बात करनी है। बहुत सारी प्रेम कहानियां तो इसीलिए टूट जाती हैं। लड़का लड़की थे तब तक चल रहा था, थोड़ा इंसान से इंसान की तरह रिश्ता हो जाता था, भले ही कैसा भी था, उल्टा पुल्टा था, वासना थी, जो भी था, पर फिर भी दो इंसान थे किसी तरह के। अब जब शादी हुई नहीं कि वो मिस्टर हस्बैंड बनना शुरू कर देता है। वो कहेगा ये करो, अब वो करो, ये पागल है क्या?
और ये भी मिसेस वाइफ बनना शुरू कर देती है। इसके भी कई हक आ जाते हैं ऐसे वैसे, वो कहते हैं चढ़ मत, और फिर चलता नहीं मामला। क्योंकि ये भी क्या करना शुरू कर देते हैं, इन्हें भी बचपन से घुट्टी पिला दी गई थी कि हस्बैंड को ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और वाइफ को ऐसे ऐसे होना चाहिए और ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ये रोल प्लेइंग शुरू कर देते हैं, और दो लोग जब रोल प्लेइंग कर रहे हो तो उनमें कोई रिश्ता नहीं बन सकता। आईएम में मैं खूब नाटक किया करता था। हम्म। तो अब जवानी के दिन तो वहां पे भी ऐसी बात हो रही थी किसी नाटक के सिलसिले में। तो वो जो नाटक था उसमें जो किरदार थे उन्होंने मास्क पहन रखा था, उसका नाम ही मास्क से संबंधित था। तो मैं उसकी थीम समझा रहा था। थीम उसकी जो थी उसमें ये बात बड़ी प्रमुख थी कि किस तरह से लोग नहीं होते, सिर्फ मास्क होते हैं। और मास्क के नीचे क्या होता है, एक और मास्क, और उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है। ठीक है ना। तो ये उसकी थी। तो जो मेरी पूरी कास्ट थी उसको लेकर के वहाँ पे ऐसे लुई कान प्लाजा समझा रहे थे। तो वहाँ मेरी एक एक्ट्रेस थी, मैं उसमें एक्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था। तो मेरी वहाँ पर एक अभिनेत्री तो बोली, बट व्हाट सो रॉन्ग विथ वेयरिंग मास्क। उनकी रही होगी मास्क पहनने कि बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा लंबा अभ्यास। तो ज़रा मसालेदार सॉसी तरीके से मैंने जवाब दिया, बिकॉज टू पीपल कांट किस इफ़ दे आर वियरिंग मास्क। अब जवाब तो मैंने लगभग छिड़ने के अंदाज में दे दिया था कि दो लोगों ने अगर मास्क पहन रखे हों तो वो किस भी कैसे करेंगे। लेकिन अर्थ में कोई कमी नहीं थी। तुम रिश्ता कैसे बनाओगे जहां तुम्हारे होंठ से होंठ भी नहीं छू सकते, वहां अंतस से अंतस क्या मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं आया, पर मुझे बड़ा मजा आया। ये फादर मास्क और ये सन मास्क। सन को पता ही नहीं है कि फादर के मास्क के पीछे है क्या, और भारत में तो ये खास तौर से है। और बाप बेटा रिलेशनशिप तो और ज्यादा, बल्कि जो बेटी और बाप की है वो थोड़ी सी ज्यादा सहज होती है भारत में। बाप के भीतर क्या है वो एक बार को बेटी को पता चल सकता है, और बेटी के सामने वो हो सकता है प्रकट भी कर दे। आवश्यक नहीं है, पर ऐसा थोड़ा देखा गया है। पर बेटे के साथ तो बाप का 36 का ही आंकड़ा रहना है। राग दरबारी है, यदि आपने पढ़ी हो हिलाल शुक्र की, तो उसमें एक बड़े पहलवान और एक छोटे पहलवान का उल्लेख आता है। तो उसमें यही था कि वो बताते हैं, वो जो वो है वो पूरा हास्य व्यंग से भरपूर उनकी कृति है। तो बोलते हैं बड़े पहलवान की अब उम्र हो गई थी, तो इस कारण शरीर में जगह जगह उनके दर्द रहता था। और गठिया का तो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा दर्द होता है सो के उठने के बाद। तो जब वो सुबह सो के उठते थे तो छोटे पहलवान का काम था कि उनको दनादन दनादन रोज धोते थे, पटापट हाथ पांव थे, फिर डंडे से। और फिर आगे और विस्तार में बताया है कि लेकिन फिर एक दिन बड़े पहलवान को दूसरी जगह के लोग भी आके धो गए। तो पंचायत बैठी, तो उसमें वो बड़े बड़े वो पड़े हुए हैं पहलवान, कराते हुए उनको खूब पीटा गया है। जितना छोटे पीटते थे उससे ज़्यादा पीटा गया है। तो पंचायत बैठी, तो पंचायत में छोटे आए एकदम उग्र होके, बोले कौन है, किसने मारा हमारे बाप को।
तो गांव वाले बोले, अरे छोटे, तू तो खुद रोज अपने बाप को पीटता है, तू काहे के लिए इतना गर्म हो रहा है? बोलता है, हमारा बाप है, हम पीटेंगे। कोई और आके काहे पीट गया? इसी बात का तो हमें अफसोस है, जो काम हमारा था उस पे किसी और ने कैसे सेंध मार दी। बोले, हमें यह दिक्कत कतई नहीं है कि बुढ़ा पिटा, हमें दिक्कत यह है कि किसी और से काहे को पिटा। अब ये व्यंग करा गया है पिता पुत्र संबंधों पर, और ये खासकर हिंदुस्तानी नस्ल है संबंधों की। आ रही है बात? मजाल है कि एक बार बेटा जवान हो जाए, उसके बाद वो बाप से दिल खोलकर बात कर सके, मजाल है। अब बाप बूढ़ा नहीं हो गया होता जब तक बेटा जवान होता है। आप 20-25 के हुए हैं तो बाप भी अभी लगभग जवानी पर, ये हाँ, उसकी जवानी का सूर्यास्त हो रहा है, पर अभी रात नहीं आ गई। तो जैसे एक जवान आदमी दूसरे से मित्रता करता है, वैसे ही मित्रता इन दोनों में संभव है, पर हो नहीं पाएगी। लड़के का किससे चक्कर चल रहा है? बाप को अगर सूंघना है तो जाके लड़के के दोस्तों से पूछता है, पर हो नहीं सकता कि लड़का खुद आए बोले, डैड लेट्स टॉक, कैसी लगी है? बोले, भाई ये नहीं हो सकता हमारे यहाँ। देखो भैया, मैं तो दुराचार रहा हूं, तो सड़े हुए संबंध, पिंजड़ों में कैद संबंध, किरदारों में कैद संबंध। वो इंसान नहीं है। वो कौन है? वो मामा है या ताऊ है या भाई है या जेठ है। वो इंसान नहीं है सामने वाला। तो सामने वो लड़की नहीं है, वो या तो बेटी है या बहू है, और अगर बेटी है तो उससे एक प्रकार का व्यवहार होगा और बहू है तो दूसरी प्रकार का व्यवहार होगा। इंसान तो हमें दिखाई ही नहीं देता। इंसान अगर हमें दिख रहा हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक 50 साल वाला, एक 75 साल वाला, दोनों में किसी बात पे जरा गर्मा गर्मी हो गई, थोड़ा लात घूसा चल गया, कुछ नहीं है, मसाज। भाई, नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए, सारा अध्यात्म यही सिखाता है। आप किसी को पैसे देते हो मालिश करने के, वो आता है दनादन घूंसे मारता है, तब तो आपको बुरा नहीं लगता, अपमान नहीं लगता। और वैसे ही कोई आके एक घूंसा दे दे तो कहते हो अरे नाक कट गई, एफआईआर कर दूंगा। नाम रूप की बात है ना, बस एक को एक नाम दे रखा है, दूसरे को दूसरा नाम दे रखा है। बाबा जी हिल पड़े। कभी देखा है ये जो हमारे मालिश वाले होते हैं कितना पीटते हैं? आवाज ना निकल रही हो तो उन्हें चैन नहीं आता जब तक आप कराह ना दो और हाथ जोड़ के विनती ना करो कि हो गया, आज की माफी, छोड़ नहीं जा रहे। तब काहे नहीं कहते कि हिंसा हो गई? वो इतने घूंसे मारता है। हमारे ट्रेनर साहब हैं, आने वाले होंगे, पहले तो बोझा उठवाएंगे दुनिया भर का, ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ, और उसके बाद जब मैं बिल्कुल पस्त हो जाऊंगा तो मुझे पेट के बल लिटा देंगे और पीठ पे दनादन दनादन घूंसे। उनको न जाने कहाँ की एक तुर्र चढ़ी हुई है कि पीठ पर रीढ़ चटकने की आवाज आनी चाहिए, तभी वर्जिश पूरी हुई मानेंगे। मैं तो कई बार अब ऐसे कर रहा हूं, मुंह नीचे हो गया हो गया, छोड़ दो। वो इतने घूंसे मारे तो कोई अपमान नहीं हो गया? हो गया, मार दिया, डैडू है। तुमने ही बहुत मारा था जब हम
हाँ, कहाँ वो कहाँ, छोटू थे, हो गया एक आध, कोई बात नहीं। और जब हम छोटे थे तो हमने भी, छोटा तो होता है बच्चा जब तक, तब तक फिर भी सहज रहता है संबंध। पिताजी कई बार उसे छाती पे भी बैठा लेंगे, छाती पर मूत भी देगा, तब तो कोई समस्या नहीं हो गई थी। तो वैसे ही एक फिर से हमने आपको पुराने दिनों की, स्वर्णिम बाल्यकाल की याद दिला दी। हम्म, मित्रवत व्यवहार करिए। बच्चा किसी को बस दो ही शर्तों में मानिएगा, वो दो शर्तें भी मिला के एक ही शर्त है। दो शर्त में क्या बोल रहा था, या तो उम्र से बहुत ही छोटा हो, ऐसा छोटा कि गोद में उठाना पड़ता हो या उंगली पकड़ के चलाना होता हो, तो उसको बच्चा कह लीजिए, या कि वो चेतना से बहुत छोटा हो, तो उसको बच्चा कह लीजिए। ये भी दोनों एक बात हो गई, क्योंकि जो उम्र से बहुत छोटा है वो चेतना से भी छोटा होता ही है। तो बच्चा उसी को मानो चेतना से छोटा है, और बड़ा भी उसी को मान लो जो चेतना से बड़ा है। बाकी सबको अपने ही स्तर का मानो, माने बाकी सब मित्र हैं, बाकी सब अपने ही जैसे सब मित्र हैं भाई। कोई बड़ा बड़ा क्या, काहे के बड़े हैं पिताजी अगर माताजी को पीट रहे हैं अभी, इनको हम बड़प्पन का श्रेय देंगे? 72 साल की महिला और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रखा हो, हड्डियां कमजोर हो, तुम पीट रहे हो, उनका फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी जुड़ेगी भी नहीं इस उम्र में, इनको बड़ा माने क्या? ये बड़ा मानने योग्य हैं, इनको हम क्या मान लेंगे? मित्र हो, बंधु हो। डैडी नहीं, बैंडी, बंधु। सब ठीक, फिर ठीक है। भाई बहनों वगैरह में भी रिश्ते जानते हो सबसे अच्छे कौन से चलते हैं? जहाँ दोस्ती होती है। मान लो 2-3 भाई बहन हैं और फिर वो सब ममेरे चचेरे मिला करके 10-12 हो गए हैं, तो उसमें से तुम पाओगे कोई 2-3 हैं जिनकी बड़ी लंबी उम्र के अंत तक चली। ये 2-3 कौन थे? इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। रिश्ता तो वही चलेगा जिसमें नाम से ज्यादा दोस्ती हो। ये नाम रिश्ते को नहीं चला पाता। नाम का रिश्ता तो कौरवों और पांडवों के बीच भी था, चला क्या? भाई ही थे, चला क्या? दोस्ती चलती है। कर्ण सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्ती उसकी जिसके साथ थी उसके लिए उसने जान भी दे दी। और उधर भाई भी खड़े हैं, माँ भी खड़ी है, कृष्ण भी खड़े हैं, माँ और कृष्ण दोनों बुलाने भी आए, वो गया नहीं। बोला जिससे दोस्ती है उसके लिए जान दूंगा। वो भाई और ये सब अपनी तरफ रखो, भाई भाई हम नहीं जानते, दोस्त कर खड़ा है, दोस्त के लिए मरूंगा। ऐसे रिश्ते बनाना चाहते हो ना कि दूसरे के लिए प्राण भी दे सकें, तो मित्रता कर लो। और मित्रता में ये ठीक है, कभी गले लगा सकते हैं तो कभी घूंसा भी लगा सकते हैं, चलता है। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं मार पिटाई की, कि आज घर गए गले लगाया और लगे पीटने। बुढ़ऊ परेशान है, बोले काहे पीट रहा है लल्ला? बोल रहे बिकॉज वी आर नाउ फ्रेंड्स। पटाख करने मत लग जाना कि दोस्ती का मतलब तो मार पिटाई होता है, ये नहीं कह रहा हूं। एक बार मैंने पूछा था, मैंने कहा था घर में कोई देवी जी थी, कुछ सवाल कर रही थी, उनका कुछ पारिवारिक था हिसाब, और सारा दोष जो है वो पतिदेव पे डाल रही थी। मैंने कहा आप घर में रहती हो, हाउस वाइफ थी, मैंने कहा आप घर में रहती हो, दिन में घंटी बजती होगी, प्लम्बर आया है, इलेक्ट्रिशियन आया है, कोई आया है, कोई वेंडर आया है, कोई आया है, मेड आई है, आप खुलते हो दरवाज़ा, थोड़ी देर को तो देखते हो ना कौन आया है? बोली हाँ।
मैंने कहा और जो साधारण लोग होते हैं जो आते जाते रहते हैं, जो जितने ज़्यादा अपरिचित होते हैं उनको आप उतना ज़्यादा देखती हो ना? बोली हाँ। बोली और दोपहर के समय तो थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है, तो उस समय तो और पहले गौर से मैं ऐसे देखती हूँ उससे, उसके बाद ही खोलती हूँ, और खोलने के बाद भी गौर से थोड़ा देखती हूँ हाव भाव कैसे हैं इसके, कुछ हथियार हथियार तो नहीं लिए, क्या है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और ये पतिदेव कब आते हैं घर? बोली कभी 6, कभी 7, कभी 8-9 भी बजाते हैं, काम पर है। मैंने कहा जब ये आते हैं तो ये भी घंटी बजाते हैं? हाँ। मैं कहा घंटी बजाते खुलते उनको कितना देखती हो? वह सोचने लगी, बोली एकदम नहीं देखते। मैं कहा, क्यों? बोली इनको क्या देखना, इनको क्या देखना। मैं कहा इनको क्यों नहीं देखना? बोली इनका सब देखा हुआ है। तो ये है ना समस्या, जिनको तुम अपना कहते हो ना उनको तुम बिल्कुल नहीं देखते। 11 को तो फिर भी देख लेते हो, अपनों को तो जरा नहीं देखते, और जिसको जरा भी नहीं देख रहे उसके बारे में जानोगे क्या? वो आज बिल्कुल मर के आया होगा दफ्तर से, पर तुम उसकी आंखों में जब देख ही नहीं रही हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा उसकी हालत क्या है? तुम तो कह रही हो इसको तो जानती हूँ, ये तो पति है। नाम दे दिया ना रिश्तों को, जहां रिश्ते को नाम दिया वहां इंसान खत्म हो गया। रिश्ता बचता है, इंसान खत्म हो जाता है। सोचना क्या जरूरत है, ये तो इसके साथ सब सेटल्ड है पहले ही। बाहर वालों के साथ अभी सेटल्ड नहीं है क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है, तो वहां फिर भी थोड़ा गौर करोगे, ध्यान दोगे। जिसके साथ चीज सेटल हो गई, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का, भाई बहन का, वहां फिर किसी तरह की कोई जिज्ञासा, कोई आत्मीयता नहीं रह जाती। वहां बस रोल प्लेइंग बचती है। घंटी बजी, देखा वो खड़ा है, ऐसे खोल दिया, भीतर का पता है अभी आया है, चाय पिएगा, चाय बना के इसको दे दो, चाय फेंक दी। बापों की तो बहुत दुर्दशा है, इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ जो बेटे बैठे हो बताया उन्होंने बाप से आखिरी बार कब दिल की बात करी थी? नहीं करते। पुरुषों को तो मतलब ऐसा बना दिया है कि उनको किसी तरह के स्नेह की, स्पर्श की जरूरत ही नहीं होती। और एक गहरा लिंग भेद है। लड़का भी जब किसी प्रकार की भावनात्मक स्थिति में होता है तो फोन पता है किसको मिलाता है? अम्मा को, बाप को नहीं मिलाता। बाप तो ऐसा है कि वही जैसे बड़े पहलवान, वो पिटने के ही काम आना है। हिंदुस्तान में असंभव है कि एक प्रौढ़ बेटा अपने बाप से खुल करके अपने हृदय की बात कह रहा हो, नहीं होता। क्यों? क्या चल रहा है? रोल प्लेइंग। हिंदुस्तानी लोग हैं भाई, हमारे पास बड़े बड़े आदर्श हैं बाप बेटे के रिश्ते के। अरे राम और दशरथ का देश है ये, हमें पहले ही पता है कि हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। अरे भीष्म का देश है ये, पिता की खातिर कितनी बड़ी उसने प्रतिज्ञा कर ली। हमें पहले ही पता है कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, सब हमें पहले ही पता है। क्योंकि हमें सब पहले ही पता है तो इसीलिए हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हमें ये नहीं पता चलेगा कि बाप का दिल एकदम टूटा हुआ है, हम बात ही करने नहीं जाएंगे। हमें नहीं दिखाई देता कि रात में 11-12 बजे, 1 बजे एक बाप बेटा बाहर सड़क पर टहल रहे हैं एक साथ और धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं। हम कहेंगे ऐसे तो प्रेमी लोग आपस में बात करते हैं, बाप बेटा थोड़ी ही करेंगे। क्यों? बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन है, प्रेमी नहीं हो सकते?
फिर हम सोचते हैं पुरुष महिलाओं से 5 साल पहले क्यों मर जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जिए काहे के लिए, काहे के लिए जिए। वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो कहता है तो चौड़ी छाती मजबूत छाती वाला है, छाती नहीं है पत्थर है। वो भीतर से खोखला हो चुका होता है, लेकिन उसे मजा बहुत आता है क्या करने में। महिला लचीली होती है, बहती है, थोड़ी कमजोर सी दिखती है, लंबा जीती है। पुरुष कैसे होते हैं इसका एक आपको बताऊं आंकड़ा है। पति के मर जाने के बाद भी जो औसत महिला होती है वो 5 से 8 साल और जीती है, लेकिन अगर पत्नी मर गई है तो औसत पति बस 1 से 3 साल में मर जाता है। हाँ, यही जब तक पत्नी जिंदा थी तो उससे वो 2 बातें ढंग की ना कर पाया होगा, पर वो मरी तो इन पे ऐसा सदमा लगता है। यही जो बन के घूम रहे थे कि हम तो हाँ जी आयरन मैन है, इनको ऐसा झटका लगता है कि खट से झड़ जाते हैं, एकदम मर जाते हैं। और पत्नियां बल्कि जी जाती हैं। इसीलिए आपने विधवाएं ज्यादा देखी होंगी, विधुर कम देखे होंगे, वो बचते ही नहीं। और भी कारण है, ट्रोलिंग मत शुरू कर देना, मुझे मालूम है इसके जेनेटिक कारण भी हैं। और भी हैं कारण, महिलाएं नशा वशा कम करती हैं, और भी कई ऐसे काम हैं जो कम करती हैं, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जी जाती हैं। अब आपको सलाह देता हूँ आखिरी, ठीक जैसे पिताजी पे हाथ उठा लिया था ना, वैसे ही जाके गले भी लगा लीजिए। जो हमारी डायरेक्टरी ऑफ रिलेशनशिप्स है उसमें न तो ये है कि बेटा बाप पर हाथ उठा सकता है, और न ये है कि बेटा बाप को गले लगा सकता है। विशेषकर हमारे उत्तर और मध्य भारत में तो बेटा अधिक से अधिक बाप का चरण स्पर्श कर सकता है, गले लगाने की हमारी नहीं परंपरा। तो आपने जब अब उस निर्देशिका का उल्लंघन कर ही दिया है तो मैं कह रहा हूं एक बार और करिए। पहली बार उल्लंघन करा था हाथ उठाने के लिए, अब उल्लंघन करिए गले लगाने के लिए। यही बात समझ में, कोई नहीं बाप कोई नहीं बेटा, दोनों बुढ़े हो। नहीं, मैंने बाप बेटा क्या होता है क्या पता चलता है। थोड़ी और उम्र बढ़ जाएगी, दोनों इकट्ठे निकलेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा बाप कौन है बेटा कौन है। दोनों ही डुग डुग ऐसे लाठी टेकते चल रहे हैं। जाइए, और लजाइएगा नहीं, हमारे यहाँ इलाज बड़ी बात होती है। बड़ा संकोच आया, ऐसे थोड़ी करेंगे, अरे पिताजी हैं। गाली थोड़ी देने जा रहे हो, गले लगाने जा रहे हो ना, इसमें क्या संकोच है। हाँ कहिए क्या कह रहे हैं। पैर पड़ के तो मैंने उनसे कई बार 5-6 दिन में माफी मांग ली, लेकिन वो मतलब ये पैर पड़ के तो आप यही सिद्ध कर रहे हैं कि जो पहले कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था वो ठीक था। वो जो पहले का कोड ऑफ कंडक्ट है वही कहता है ना कि पैर पड़ो, तो आप उसी को ठीक साबित कर रहे हैं। और अगर वो ठीक है तो फिर आपने जो करा अपनी माताजी के लिए वो गलत हो गया। वो जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट, मैं कह रहा हूं उसको परे कर दीजिए। पैर वैर छोड़िए, बहुत छू लिए पैर, हो गया। हम्म, कौन सी आई थी जिसमें जादू की झप्पी थी। धन्यवाद स्वामी आचार्य जी, मन हल्का हो गया।
पिताजी का भी हल्का करिए मन। और अगर बात बन जाए तो मम्मी को भी बुला लीजिए, तीनों लोग ऐसे हो जाइए। और कोई हो इधर उधर का तो उसको बोलिए फोटो खींच। हम्म चलिए। प्रणाम। हम्म। सर, मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं फर्मवेयर डेवलपमेंट में काम करता हूँ दिल्ली में। और आज की मेरी सीख है, आचार्य जी को मैं 8 महीने से सुन रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। काम काम को अच्छे से करने लगा हूँ अपने काम को, और जो अपना टाइम होता है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करने करने लगा हूँ। स्किल डेवलपमेंट में, खाली समय को सही जगह लगाने में। और पहले जो मोबाइल चला करके जो ऐसा लगता था कि स्क्रॉलिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अब वो काम को सही जगह, समय को सही जगह लगाते हैं तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। प्रोडक्टिव वे में यूज होता है समय। आज की जो सीख है, आचार्य जी ने बताया था कि 70 संशय को हटाओ। संशय के जो विषय लेके आए हो सत्य के नाम पर, उन सबको हटाओ और एक सत्य को स्थान दो।